दोस्तों नमस्कार, ये है मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज। मैं अनुराग चौधरी। प्रीवियस ईयर्स पेपर्स रिवीजन श्रृंखला में आज की वीडियो में प्रस्तुत है यूजीसी नेट परीक्षा राजनीति विज्ञान का जून 2013 का प्रश्न पत्र। दोस्तों, पिछले वर्षों के प्रश्न पत्रों को रिवाइज करना और उसको तैयार करना आगामी परीक्षाओं में सफलता की रणनीति का एक भाग है। इसी को ध्यान में रखकर यह श्रृंखला चलाई गई है। इस वीडियो में हम राजनीति विज्ञान के कुल 50 प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। आप इन प्रश्नों को तैयार कर लीजिए। तो आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। दोस्तों, आज का जो वीडियो है इसका पहला प्रश्न है राजनीतिक सिद्धांत और विचार से। ये है अरस्तू द्वारा प्रतिपादित सामाजिक ढांचे या संरचना में से कौन सा वर्ग औसत या मीन को निर्मित करता है। तो ऑप्शन है आपके धनी वर्ग, गरीब नागरिक, मध्यम वर्ग और कारीगर वर्ग। तो सही उत्तर है दोस्तों मध्यम वर्ग जो है वो अरस्तू द्वारा प्रतिपादित सामाजिक संरचना में से औसत निर्मित करता है। अरस्तू ने आदर्श राज्य के लिए जो मिश्रित संविधान का समर्थन किया है और उसका आदर्श संविधान सार्वजन तंत्र या मध्य वर्ग तंत्र अर्थात पॉलिटी जो जनतंत्र और धनिक तंत्र का सम्मिश्रण होता है। अगला प्रश्न है इटली के नैतिक अपकर्ष के लिए मैकियावेली ने किसे दोष दिया था। ऑप्शन है राजकुमार, चर्च, अभिजात तंत्र और भ्रष्ट लोग। तो दोस्तों मैकियावेली ने गणतंत्र की अपेक्षा राजतंत्र को इटली के लिए उपयुक्त माना और उसने नैतिक अपकर्ष के लिए सबसे अधिक दोष चर्च को दिया था। अगला प्रश्न है हीगल के लिए निम्नलिखित में से कौन सा सही है। हीगल कहता है कि परिवारवाद है और बुर्जुआ समाज प्रतिवाद है और राज्य संवाद है। इसके अलावा दूसरा ऑप्शन है जो मुक्तिमूलक है वह वास्तविक है तथा जो वास्तविक है वह मुक्तिमूलक है। और तीसरा है कि अंतर्विरोध सत्य की प्राप्ति में बाधा उत्पन्न नहीं करते हैं। चौथा है उपर्युक्त सभी। तो दोस्तों हीगल जो है, हीगल के जो कथन हैं और विचार हैं ये सभी कथन सही हैं। अगला प्रश्न देखते हैं निम्नलिखित में से किसने बेंथम के दर्शन की आलोचना पिग फिलॉसफी कहकर की है। दोस्तों सूकर दर्शन या पिग फिलॉसफी कहकर बेंथम के दर्शन की आलोचना किसने की है। ऑप्शन है आपके लेस्ली स्टीफेन, कार्ल मार्क्स, कार्लाइल और जेएस मिल। तो दोस्तों कार्लाइल जो विचारक हैं उसने बेंथम के दर्शन को पिग फिलॉसफी कहा है। अगला प्रश्न है जॉन रॉल्स की कृतियों के संबंध में कौन सा सही है। दोस्तों जॉन रॉल्स की जो कृतियां हैं देखिए ऑप्शन है आपके द थ्योरी ऑफ जस्टिस, पॉलिटिकल लिबरलिज्म, द लॉ ऑफ पीपुल्स और उपर्युक्त सभी। तो दोस्तों जॉन रॉल्स की जो पुस्तकें हैं ये सभी पुस्तकें जॉन रॉल्स द्वारा लिखी गई हैं। ए थियरी ऑफ जस्टिस 1971 में, पॉलिटिकल लिबरलिज्म 1993 में और द लॉ ऑफ पीपुल 2001 में लिखी गई थी। अगला प्रश्न है कौन सा कथन माओ का नहीं है। कथन है दोस्तों राजनीतिक शक्ति बंदूक की नली से उभरती है। ये माओ का कथन है। कठोर परिश्रम के 3 वर्ष, खुशियों के 10,000 वर्ष, ये भी माओ का है। और अणुबम वास्तविक शेर है, ये माओ का कथन नहीं है। जबकि क्रांति एक रात्रिभोज आयोजन नहीं है। तो दोस्तों जो ऊपर के दोनों कथन हैं और लास्ट का कथन है ये माओ का है, लेकिन माओ का अणुबम वास्तविक शेर है ये कथन माओ का नहीं है। अगला प्रश्न है कौन सा कथन सही है। देखिए ऑप्शन है आपके बिहेवियरलिज्म उद्दीपक अनुक्रिया रूपावली पर आधारित है। पोस्ट बिहेवियरलिज्म के 7 सिद्धांत हैं। पोस्ट बिहेवियरलिज्म व्यवहारवाद का पूर्णतया खंडन करता है। और ऑप्शन डी है बिहेवियरलिज्म तथा बिहेवियरिज्म और बिहेवियरलिज्म में कोई अंतर नहीं है। तो सही कथन है दोस्तों बी, पोस्ट बिहेवियरलिज्म के 7 सिद्धांत हैं, यानी उत्तर व्यवहारवाद के 7 सिद्धांत हैं। और डेविड स्टन ने व्यवहारवाद के 8 सिद्धांत गिनाया था, लेकिन उत्तर व्यवहारवाद के 7 सिद्धांत हैं। तो याद रखिएगा व्यवहारवाद के 7 सिद्धांत, 8 सिद्धांत और उत्तर व्यवहारवाद के 7 सिद्धांत हैं। अगला प्रश्न है कथन कारण से संबंधित है। कथन है आपका कार्ल मार्क्स ने आरंभिक समाजवादियों को कल्पनालोकी समाजवादी कहा है, ये सही है।
और कारण है कि उन्होंने पूंजीवादी व्यवस्था की ही आलोचना की। तो ये गलत है। दोस्तों, कार्ल मार्क्स ने अपने पूर्व के विचारकों को काल्पनिक समाजवादी या यूटोपियन समाजवादी कहा था, क्योंकि ये विचारक आर्थिक विषमता के स्थान पर समाज में धन के न्यायोचित वितरण पर बल देते थे, लेकिन इन्होंने ये नहीं बताया कि ये असमानता या विषमता किस कारण से उत्पन्न होती है। तो इसमें ए सही है और आर गलत है। अगला प्रश्न है, प्लेटो द्वारा चर्चित सद्गुण के 4 संघटकों का सही क्रम बताइए। न्याय, साहस, संयम और बुद्धिमानी। तो दोस्तों, प्लेटो द्वारा जो सद्गुण है उसमें सबसे पहले है जो सद्गुण के 4 संघटकों का जो सही क्रम है वो इस प्रकार से है। देखिए, सबसे पहले बुद्धिमत्ता है, विजडम है। उसके बाद आपका आता है साहस, फिर आएगा आपका न्याय और उसके बाद जो है संयम, उसके बाद आता है आपका न्याय। तो सही उत्तर है आपका ऑप्शन सी। ऑप्शन सी सही है। सबसे पहले बुद्धिमानी, उसके बाद आएगा साहस, फिर आपका आता है संयम और तब उसके बाद न्याय की उत्पत्ति होती है। अगला प्रश्न देखते हैं, 19वीं शताब्दी के निम्नलिखित में से किसने विचारों की प्रक्रिया में असम विकास की अवधारणा का उद्भव हुआ। तो दोस्तों, ऑप्शन है आपके पूंजीवाद, क्रम विकास और क्रमवाद, प्रत्यक्षवाद और अराजकतावाद। तो दोस्तों, जो पूंजीवाद है ये 19वीं शताब्दी में इसके विचारों की प्रक्रिया में असम विकास की अवधारणा या असमान विकास की अवधारणा का जन्म हुआ। दोस्तों, लियो ट्राटस्की ने असम विकास के नियम को प्रतिपादित करते हुए ये तर्क दिया था कि रूस जैसा समाज पिछड़ा हुआ और अल्प विकसित तो है, परंतु उसमें पश्चिमी प्रभाव घर कर गए हैं। तो ये है पूंजीवादी व्यवस्था में असमान विकास या असम विकास की धारणा उद्भव हुई थी। अगला प्रश्न है, अभिजात वर्ग का स्पेकुलेटर्स और रेंटियर्स के रूप में पेरेटो द्वारा किया गया वर्णन निम्नलिखित में से किसके द्वारा वर्णित शासनात्मक गुट के अभिलक्षणों से मिलता जुलता है। ऑप्शन है आपके प्लेटो, अरस्तु, मैकियावेली और मार्क्स। तो सही उत्तर है दोस्तों मार्क्स। पेरेटो ने मानव समाज को 2 वर्गों में बांटा है, शासक अभिजन और अशासक अभिजन। और ये विभाजन उसने बुद्धि, संगीत आदि विषयों के प्रति अभिरुचि, चरित्र, सामाजिक और राजनीतिक प्रभाव की शक्ति के विषय पर किया है। और अभिजात वर्ग का स्पेकुलेटर्स और रेंटियर्स के रूप में पेरेटो द्वारा किया गया विवरण मार्क्स द्वारा वर्णित शासनात्मक गुट के अभिलक्षणों से मिलता जुलता है। अगला प्रश्न है, साम्यवाद तथा उदारवादी लोकतंत्र के बीच अंतर की अपेक्षा व्यवस्था और अव्यवस्था के बीच अंतर अधिक महत्वपूर्ण है। इसका जो प्रतिपादक है वो कौन है। तो सही उत्तर है दोस्तों, इसका सही उत्तर है हंटिंगटन। उसका ये मानना है कि साम्यवाद और उदारवादी लोकतंत्र के बीच अंतर की अपेक्षा व्यवस्था और अव्यवस्था के बीच अंतर किया जाना चाहिए। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन संवैधानिक उपागम से संबंधित नहीं है। जेम्स ब्राइस, मेरियम, आर्थर बेंटले और लासवेल। दोस्तों, जेम्स ब्राइस जो हैं संवैधानिक उपागम से संबंधित है और यह उपागम मानता है कि व्यवस्थापिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका जैसे राजनीतिक संगठनों की औपचारिक संरचना पर बल देता है। और आर्थर बेंटले जैसे सिद्धांतवेत्ता जो हैं वो असंख्य हित समूहों को भी शामिल कर लेते हैं। तो संवैधानिक उपागम से संबंधित जो है वो है जेम्स ब्राइस। अगला प्रश्न है, एकल रेखी प्रक्रिया के रूप में राजनीतिक विकास के विचार को चुनौती देने वाला कौन था। ऑप्शन है आपके सिल्स, हंटिंगटन, आमंड और हल्प्रेन। तो सही उत्तर है दोस्तों हंटिंगटन। हंटिंगटन ने एकल रेखी प्रक्रिया के रूप में राजनीतिक विकास के विचार को चुनौती दिया था और ये कहता है कि विकास जो है राजनीतिक विकास वो एकल रेखीय नहीं होता है। अगला प्रश्न है, सूची 1 का सूची 2 से सुमेलन कराना है। तो यहाँ पर आइए देखते हैं। सही सुमेलन इस प्रकार से होगा। ईस्टर्न का है, ईस्टर्न का नियामक क्रियाविधि हो जाएगा आपका। तो देखिए ए का 1 हो जाएगा। कौन सा सही उत्तर है, कौन कौन सी सूची सही सुमेलित है, आपको ये बताना है। तो ईस्टर्न का नियामक क्रियाविधि हो जाएगा। और देखिए डायच का अल्पतंत्र का आधुनिकीकरण ये सही नहीं है। सिल्स का संरचनात्मक विभेदीकरण और लूसियन पाई का नकारात्मक प्रतिपुष्टि। तो 1,
3 और 4। दोस्तों 1, 3 और 4 आपके सही सुमेलित हैं। देखिए सिल्स ये है, ये सही विचार इस प्रकार से हो सकते हैं। संरचनात्मक विभेदीकरण का जो है वो सिल्स का है। अगला प्रश्न है सांस्कृतिक द्वैतवाद क्या है? सांस्कृतिक डुअलिज्म क्या है? तो ये है दोस्तों दो धार्मिक संस्कृतियों का अस्तित्व होना, 9 स्थापित राष्ट्रों की 2 भाषाएं होती हैं, अभिजात लोगों का एक आधुनिकीकृत वर्ग होता है जबकि अधिकांश लोग कठोर परंपरागत ढांचे में जकड़े रहते हैं, और यह धार्मिक तथा धर्मनिरपेक्ष के बीच पार्थक्य है। तो सही उत्तर है ऑप्शन सी। सांस्कृतिक द्वैतवाद वह है कि अभिजात लोगों का एक आधुनिकीकृत वर्ग होता है जबकि अधिकांश लोग कठोर परंपरागत ढांचे में जकड़े रहते हैं। अगला प्रश्न है आमंड द्वारा प्रतिपादित राजनीतिक व्यवस्था के निम्नलिखित आगत कार्यों का सही अनुक्रम पहचानिए। हित समूहीकरण, हित सुस्पष्टीकरण, राजनीतिक सामाजिकरण तथा भर्ती और राजनीतिक संप्रेषण। तो आमंड द्वारा जो ये क्रम है, सही उत्तर इस प्रकार से है। सबसे पहले राजनीतिक सामाजिकरण होता है, उसके बाद हित स्पष्टीकरण, फिर हितों का समूहीकरण और उसके बाद राजनीतिक संप्रेषण होता है। तो सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है पार्थो चटर्जी के लेखन के अनुसार पूंजी के वैश्वीकरण की नवीनतम अवस्था में किनके बीच विरोध नजर आएगा? तो सही उत्तर है दोस्तों आधुनिकता और लोकतंत्र। आधुनिकता और लोकतंत्र के बीच विरोध जो है वो पूंजी के वैश्वीकरण की नवीनतम अवस्था में आएगा। ये पार्थो चटर्जी का विचार है। अगला प्रश्न कथन कारण से संबंधित है। कथन है आपका शक्ति अभिजन से संबंधित सी राइट मिल्स के तर्क शास्त्रीय अभिजन सिद्धांत के ढांचे पर आधारित हैं। ये आपका सही कथन है। और दूसरा आर जो कारण है वो कहते हैं कि अभिजन परक निरूपण करना शास्त्रीय अभिजनवाद के बिना संभव नहीं है। तो ये सही नहीं है। ए सही है लेकिन आर गलत है। ऑप्शन सी आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रिज्मीय समाज का सिद्धांत निम्नलिखित में से किस पर आधारित है? प्रिज्मीय समाज या प्रिज्मेटिक जो सोसाइटी है उसका सिद्धांत किस पर आधारित है? तो सही उत्तर है आपका विकासशील देशों में लोक प्रशासन का संरचनात्मक प्रकार्यात्मक विश्लेषण। रिक्स ने लोक प्रशासन के अध्ययन के पारिस्थितिकी उपागम के प्रति महत्वपूर्ण योगदान दिया। थाईलैंड और फिलीपींस में अपने अध्ययनों के आधार पर उसने उदाहरण देकर यह बताया कि किस प्रकार पर्यावरण प्रशासनिक व्यवस्थाओं को प्रभावित करता है, और उसका जो प्रिज्मीय समाज है वो विकासशील देशों में लोक प्रशासन का संरचनात्मक और प्रकार्यात्मक अध्ययन करता है। अगला प्रश्न देखते हैं फंक्शनल थियरी ऑफ इंटीग्रेशन। बहुत ही महत्वपूर्ण है दोस्तों। फंक्शनल थियरी ऑफ इंटीग्रेशन शब्द को गढ़ने वाला कौन है? डेविड मित्रेनी, अर्नेस्ट हैस, जोसेफ नाई और एंडू लिंकेटर। तो दोस्तों सही उत्तर है फंक्शनल थियरी ऑफ इंटीग्रेशन शब्द को गढ़ने का श्रेय डेविड मित्रेनी को जाता है। तो सही उत्तर है डेविड मित्रेनी। अगला प्रश्न है व्यवस्था विश्लेषण के मार्टन कैप्लान के मॉडल का सही अनुक्रम क्या है? तो आपके ऑप्शन जो हैं वो है शक्ति संतुलन, ढीली द्विध्रुवीता, कठोर द्विध्रुवीता और सार्वभौमिक अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था। तो दोस्तों ये जो क्रम है सबसे पहले आएगा शक्ति संतुलन, फिर ढीली द्विध्रुवी व्यवस्था, फिर ढीली द्विध्रुवी व्यवस्था कठोर द्विध्रुवी व्यवस्था में बदल जाती है। उसके बाद एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन की स्थापना होती है जिसके अंतर्गत सार्वभौमिक अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था स्थापित हो जाती है। तो सही क्रम है 1, 2, 3 और 4। अगला प्रश्न है दोस्तों भारतीय शासन और राजनीति से। देखिए सूची 1 का सूची 2 के साथ सुमेलन करना है और निम्नलिखित कूटों से उनका सही उत्तर जो है वो निर्धारित करना है। देखिए सबसे पहले आ जाएगा सावरकर, समस्त राजनीति का हिंदूकरण और हिंदू धर्म का सैन्यकरण। एम.एन. राय कानपुर जो हैं दोस्तों कानपुर षड्यंत्र मुकदमे में दंडित हुए थे। उसके अलावा अरबिंदो घोष लोटस एंड ड्रैगर्स नामक गुप्त संस्था से संबद्ध थे और जयप्रकाश नारायण का ए प्ली ऑफ रिकंस्ट्रक्शन ऑफ इंडियन पॉलिटी शीर्षक से पुस्तक का लेखन इन्होंने
किया था। तो देखिए, सावरकर समस्त राजनीति का हिंदूकरण, एम.एन. राय कानपुर षड्यंत्र मुकदमे में दंडित हुए थे, अरविंद घोष ने लोटस एंड ड्रैगर्स नामक गुप्त संस्था चलाई थी, और जयप्रकाश नारायण का था ए प्ली ऑफ रिकंस्ट्रक्शन ऑफ इंडियन पॉलिटी, इस नाम से इन्होंने एक पुस्तक लिखी है। अगला प्रश्न है, कौन सा वक्तव्य सही नहीं है? तो यहाँ पर 4 ऑप्शन आपके दिए गए हैं। सही जो गलत ऑप्शन है वो आपको बताना है। तो पहला पढ़ते हैं, संविधान के प्रावधानों के अनुसार मंत्रिपरिषद सामूहिक और व्यक्तिगत रूप दोनों से लोकसभा के प्रति जवाबदेह होती है। तो ये सही नहीं है, क्योंकि मंत्रिपरिषद जो है वो सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है। किसी मंत्रिपरिषद मंत्री विशेष के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव स्वीकार्य नहीं होता है। देखिए, ये है सही है आपका, जैसे ये सही है, और अविश्वास प्रस्ताव में उन कारणों का स्पष्ट उल्लेख होना चाहिए जिन पर अविश्वास प्रस्ताव आधारित है। तो ये देखिए, ये गलत हो जाएगा। और यदि कोई अविश्वास प्रस्ताव लोकसभा द्वारा पारित कर दिया जाता है तो मंत्रिपरिषद को त्यागपत्र देना होगा। तो ये सही है। तो 1 और 3 आपके गलत हैं और दोनों 2 और 4 सही है। अगला प्रश्न है, कांग्रेस के आवाड़ी अधिवेशन 1956 में किससे संबंधित नीति को स्वीकार किया गया था? दोस्तों, 1955 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का आवाड़ी तमिलनाडु में अधिवेशन हुआ। जवाहरलाल नेहरू और मोरारजी देसाई और कांग्रेस के अन्य शीर्ष नेताओं ने सामाजिक विकास में समाजवाद के प्रभाव और महत्व को स्वीकार किया। तो सही उत्तर है, कांग्रेस के आवाड़ी अधिवेशन 1956 में समाज का समाजवादी ढांचे का जो है नीति को स्वीकार किया गया था। अगला प्रश्न है, गृह सचिव N.A. बोहरा की अध्यक्षता वाली भारत सरकार की प्रशासनिक समिति 1993 ने क्या निष्कर्ष निकाला था? दोस्तों, 1993 में जो बोहरा समिति बनी थी उसने ये निष्कर्ष निकाला कि राजनीतिज्ञों, अपराधियों तथा नौकरशाहों के बीच साठगांठ होती है। अगला प्रश्न है, अनुच्छेद 360 के अंतर्गत राष्ट्रपति वित्तीय आपातकाल उद्घोषित कर सकते हैं। तो जम्मू और कश्मीर को छोड़कर संपूर्ण भारत के लिए। देखिए, जो वित्तीय आपातकाल होता है संपूर्ण भारत या भारत के किसी भाग के लिए, और नागालैंड, त्रिपुरा, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम तथा अरुणाचल प्रदेश को छोड़कर संपूर्ण भारत के लिए, अंडमान निकोबार द्वीप समूह को छोड़कर संपूर्ण भारत के लिए। तो सही है, देखिए यहाँ पर राष्ट्रपति जम्मू और कश्मीर में वित्तीय आपातकाल लगाने का अधिकार नहीं है। तो दोस्तों, अब ये प्रश्न अप्रासंगिक हो गया है, क्योंकि जम्मू और कश्मीर के लिए जो विशेष उपबंध करने वाली धारा थी उसको समाप्त करके अब जम्मू और कश्मीर का जो है पूरी तरह से भारत संघ के अन्य राज्यों की तरह उसका दर्जा हो गया है, और जम्मू कश्मीर राज्य को 2 केंद्र शासित प्रदेशों में विभाजित कर दिया गया है। तो इस प्रश्न को यहाँ से हम हटा देते हैं। अगला प्रश्न है, 2 कथन दिए गए हैं, कथन और कारण। देखिए, कथन क्या है, भारतीय समाज के तीव्र धार्मिक अभिमुखीकरण के दृष्टिकोण से भारतीय राज्य की धर्मनिरपेक्षता की विचारधारा विरोधाभासी प्रतीत होती है। कारण है कि भारत के सांस्कृतिक बहुलता और वैविध्य को एक सर्वमान्य राष्ट्र राज्य में एकीकृत करने तथा भारत में अंग्रेजी शासन के दौरान साम्राज्यवादी फूट डालो और शासन करो तथा मुस्लिम लीग की द्विराष्ट्र विचारधारा पर अंकुश लगाने के लिए भारतीय धर्मनिरपेक्षता को गढ़ा गया था। तो ये ए और आर दोनों सही हैं, और आर ए की सही व्याख्या करता है। अगला प्रश्न है, भारतीय पूंजीवाद के धर्मशाला मॉडल का प्रवर्तन किसने किया था? राजकृष्ण। देखिए, बहुत ही महत्वपूर्ण है, भारतीय पूंजीवाद के धर्मशाला मॉडल का प्रवर्तन प्रोफेसर राजकृष्ण ने किया था। अगला प्रश्न है, सन 1963 में नेहरू ने कामराज योजना को शुरू किया था। तो कामराज योजना को इसलिए शुरू किया गया था कि कांग्रेस पार्टी की प्रतिबद्धताओं को पुनर्जीवन प्रदान करने के लिए। कांग्रेस पार्टी जिन सिद्धांतों और विचारों पर प्रतिबद्ध थी उसको पुनर्जीवन प्रदान करने के लिए कामराज प्लान की शुरुआत की गई थी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन केंद्रीय सतर्कता आयोग के बारे में सही नहीं है? केंद्रीय सतर्कता आयोग के आयुक्त की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा की जाती है, ये सही है। केंद्रीय सतर्कता आयोग के आयुक्त का पद सांविधिक पद है, सही है। उसके पदासीन होने का कार्यकाल 5 वर्षों का होता है। तो ये जो सी ऑप्शन है ये सही नहीं है आपका, और उसे सीबीआई की कार्यकारिता का अधीक्षण करने का अधिकार होता है।
दोस्तों केंद्र जो ऑप्शन आपके सही हैं, ये देखिए कि ए, बी और डी सही है, आपका सी उत्तर गलत हो जाएगा। अगला प्रश्न है कौन सा कथन सही नहीं है। तो सही नहीं कथन जो है दोस्तों वो देखिए राजनीतिक दलों के हिसाब खातों का लेखा परीक्षण प्रतिवर्ष किया जाता है, ये सही नहीं है। और निर्वाचन से संबंधित भुगतान करके समाचार देना एक निर्वाचकीय अपराध है, ये भी सही नहीं है। तो 2 और 3 आपके सही कथन नहीं हैं। अगला प्रश्न लोक प्रशासन से संबंधित है। प्रशासन के शास्त्रीय सिद्धांत को और कौन सा सिद्धांत कहा जाता है। अवस्थिति सिद्धांत, ऐतिहासिक सिद्धांत, तंत्रवादी सिद्धांत और मानव संबंध सिद्धांत। तो जो दोस्तों लोक प्रशासन का क्लासिकल थियरी है उसको यंत्रवादी सिद्धांत भी कहा जाता है। अगला प्रश्न है जॉब लोडिंग का अर्थ क्या होता है। जॉब लोडिंग का अर्थ होता है उत्तरदायित्व, कार्यक्षेत्र और चुनौतियों को जानबूझकर सोच समझकर बढ़ाना, इसको जॉब लोडिंग कहा जाता है। अगला प्रश्न है नकारात्मक अभिप्रेरण निम्नलिखित में से किस पर आधारित होता है। ऑप्शन है आपके चिंता, खतरा, रुपया पैसा और भय। तो नकारात्मक अभिप्रेरण भय पर आधारित होता है। अगला प्रश्न है किसके विचारों से सिमोन सकारात्मक रूप से प्रभावित था। सिमोन चेस्टर बर्नार्ड के विचारों से सकारात्मक रूप से प्रभावित था। तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी। सिमोन एक विचारक था, उसके बारे में कहा जाता है कि वो चेस्टर बर्नार्ड के विचारों से प्रभावित था। अगला प्रश्न कथन कारण से संबंधित है। कथन है संगठन का शास्त्रीय सिद्धांत औपचारिक सिद्धांतों पर आधारित है, सही है। और शास्त्रीय सिद्धांत शास्त्र में व्यवहार परक विश्लेषण का अभाव था, ये भी सही है दोस्तों। तो ए और बी दोनों सही हैं, लेकिन आर ए की सही व्याख्या नहीं करता है, तो सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है हर्बर्ट सिमोन द्वारा प्रस्तावित प्रविधि कौन सी थी। तो तार्किक प्रत्यक्षवाद यानी रीजनेबल प्रत्यक्षवाद जो है वो हर्बर्ट सिमोन द्वारा प्रतिपादित किया गया था। याद रखिएगा तार्किक प्रत्यक्षवाद का प्रतिपादन हर्बर्ट सिमोन द्वारा किया गया था। अगला प्रश्न है किस विचारक ने मिथकों और लोकोक्तियों के रूप में प्रशासन के सिद्धांतों को अस्वीकार कर दिया। तो वो थे हर्बर्ट साइमन या हर्बर्ट सिमोन जो हैं उन्होंने प्रशासन के सिद्धांतों को मिथकों और लोकोक्तियों की संज्ञा देकर अस्वीकार कर दिया था। अगला प्रश्न है जोन ऑफ इंडिफरेंस की संकल्पना का संबंध किससे है। ऑप्शन है आपका शक्ति, निर्णयन, सत्ता और नेतृत्व। तो सही उत्तर है सत्ता। जोन ऑफ इंडिफरेंस की संकल्पना का संबंध सत्ता से है और चेस्टर बर्नार्ड ने अपनी पुस्तक द फंक्शंस ऑफ द एग्जीक्यूशंस में उस संकल्पना को प्रस्तावित किया है। अगला प्रश्न है किस विद्वान के नेतृत्व को सर्कुलर रिस्पांस के रूप में विश्लेषित किया था। दोस्तों किस विद्वान ने नेतृत्व यानी लीडरशिप को सर्कुलर रिस्पांस के रूप में विश्लेषित किया था। ये थी एम.पी. फोलेट ने सर्कुलर रिस्पांस के रूप में नेतृत्व को जो है वो विश्लेषण इसका किया था। अगला प्रश्न अंतर्राष्ट्रीय संबंध से, ये देखिए कुछ निर्भरता सिद्धांतवादी हैं और उनकी पुस्तकें हैं। इसमें जो विचारक हैं उनके नाम हैं समीर अमीन, ए.जी. फ्रैंक और एफ. हेनरिक कार्डोसो और पाल स्वेजी। तो सही उत्तर आइए देखते हैं। समीर अमीन का जो बुक है वो है एक्यूमुलेशन ऑन द वर्ल्ड स्केल। ए.जी. फ्रैंक का है कैपिटलिज्म एंड डेवलपमेंट। एफ. हेनरिक कार्डोसी का है डिपेंडेंसी एंड डेवलपमेंट और पाल स्वेजी की पुस्तक है मोनोपोली कैपिटल। अगला प्रश्न है युद्ध के गैर राजकीय आयाम को यह भी कहते हैं। दोस्तों उत्तर वेस्टफेलियन युद्ध कहा जाता है युद्ध के गैर राजकीय आयाम को। अगला प्रश्न है 1 दिसंबर 1943 को तेहरान उद्घोषणा में किसकी योजना बनाई गई थी। शांति कायम करने की योजना बनाई गई थी 1 दिसंबर 1943 को ईरान की राजधानी जो तेहरान उद्घोषणा हुई थी उसके अंतर्गत। अगला प्रश्न है CEPA यानी कंप्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट को किन 2 देशों के बीच शासकीय मंजूरी अक्टूबर 2010 में मिली थी। तो भारत और जापान के बीच 2010 में कंप्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट हुआ था। स्टेबल पीस नामक पुस्तक किसने लिखा है दोस्तों, बहुत ही महत्वपूर्ण है।
स्टेबल पीस, केनेथ बाउल्डिंग। बहुत ही महत्वपूर्ण पुस्तक है अस्थाई शांति। अस्थाई शांति पुस्तक के लेखक केनेथ बाउल्डिंग हैं। अगला प्रश्न है सुरक्षा परिषद के प्रस्ताव संख्या 1441 नवंबर 2002 का संबंध किससे है। तो दोस्तों ये जो नवंबर 2002 में सुरक्षा परिषद का प्रस्ताव 1441 है वो इराक पर प्रस्ताव से संबंधित है, जिसमें कहा गया है कि यदि सद्दाम हुसैन यूएन निरीक्षक दल को अपने जनसंहारक हथियारों का ब्यौरा नहीं देते तो गंभीर परिणाम भुगतने होंगे। अगला प्रश्न देखिए, 3 विचारधाराओं यथार्थवाद, तर्क बुद्धिवाद और क्रांतिवाद के संयोजक के रूप में अंतर्राष्ट्रीय समाज सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया। याद रखिएगा मार्टिन वाइट। मार्टिन वाइट ने 3 विचारधाराओं यानी यथार्थवाद, तर्क बुद्धिवाद और क्रांतिवाद के संयोजन के रूप में अंतर्राष्ट्रीय समाज सिद्धांत का प्रवर्तन किया था। अगला प्रश्न है 2 कथन है, कथन और कारण। इसमें सही उत्तर का चयन करना है। सुरक्षा परिषद के निर्णय बाध्यकारी होते हैं तथा उन्हें 15 में से 9 सदस्यों के बहुमत और साथ ही साथ 5 अस्थायी सदस्यों में से प्रत्येक के द्वारा पारित करना पड़ता है और इन 5 अस्थायी सदस्यों को सुरक्षा परिषद के समस्त निर्णयों के ऊपर वीटो पावर होता है। तो दोस्तों दोनों ही सही हैं, क्योंकि संयुक्त राष्ट्र संघ के चार्टर की धारा में सुरक्षा परिषद के मतदान की प्रक्रिया में ये दिखाया गया है कि परिषद के निर्णय 9 सदस्यों के द्वारा स्वीकार्यात्मक मत से किए जाएंगे और ऐसे विषयों के निर्णय के लिए 9 सदस्यों के पॉजिटिव वोट के साथ 5 अस्थायी सदस्यों के स्वीकारात्मक वोट भी होने चाहिए और वीटो पावर 5 अस्थायी सदस्यों को प्राप्त होता है। अगला प्रश्न और इस वीडियो का आखिरी प्रश्न, कौन से सिद्धांत मार्गेनथाउ द्वारा प्रतिपादित यथार्थवादी सिद्धांतों के अंतर्गत आते हैं। तो इसमें जो यथार्थवादी सिद्धांतों के अंतर्गत आने वाले विचार हैं वो हैं अस्थायी और अपरिवर्तनीय मानव प्रकृति की मूल में राजनीति स्थित होती है, मानव अस्तित्व में स्वहित आधारभूत तत्व होता है, ये भी सही है, बल प्रयोग केवल विदेश नीति का अंग है, ये सही नहीं है, और राष्ट्रीय हित को शक्ति के रूप में परिभाषित किया जाता है। दोस्तों ये मार्गेनथाउ द्वारा जो प्रतिपादित सिद्धांत हैं, यथार्थवादी सिद्धांत के जो 7 विचार हैं उसमें से ये 3 महत्वपूर्ण हैं। तो ये यथार्थवादी सिद्धांत जो मार्गेनथाउ द्वारा प्रतिपादित किया गया था उस पर मैंने एक वीडियो भी बनाया है, उसको अंतर्राष्ट्रीय राजनीति वाले प्लेलिस्ट में जाकर आप देख सकते हैं। तो दोस्तों ये था आज का वीडियो। आगामी यूजीसी नेट परीक्षा के लिए प्रीवियस ईयर्स पेपर्स रिवीजन श्रृंखला में जून 2013 का राजनीति विज्ञान का प्रश्न पत्र आप इसे तैयार कर लीजिए ताकि आगामी परीक्षाओं में आप अपनी सफलता को सुनिश्चित कर सकें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।